हेलो एंड वेलकम बैक टू द बारडोली क्लासेस। माय नेम इज़ जितेंद्र सैक्यवर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की एक पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरूदा। ये एक बहुत ही सुंदर पोएम है जिसको इजाद किया है पेब्लो नेरूदा ने। तो पोएम को समझने से पहले अगर हम पोइट के बारे में थोड़ा सा जान लें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि पोइट के विचारों को समझने से पहले हमें पोइट को समझना होता है। क्योंकि अगर आपको किसी व्यक्ति के विचारों को समझना है, उस व्यक्ति को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम बात करते हैं पेब्लो नेरूदा की। तो पेब्लो नेरूदा अपने वक्त के एक सबसे महान कवियों में से एक हैं। तो चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। बात है 12 जुलाई 1904 की, जब दक्षिण अमेरिका के एक छोटे से गांव चिली में इनका जन्म होता है। और जन्म से 2 महीने बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इनके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं और इनकी जो सौतेली माँ होती है वो उन्हें इतना ही प्रेम देती है, उतना ही प्रेम, प्यार और संस्कार देती है जितना कि एक सगी माँ दे पाती है। और पैदा होते ही इनका जो नाम है स्पेनिश परंपरा के अनुसार बहुत ही लंबा नाम रखा गया, रिकार्डो एलिएजर नफ्ताली रेयस बोसाल्तो। रिकार्डो एलिएजर नफ्ताली रेयस बोसो आल्तो। ये जो है फेमस हुए पेब्लो नेरूदा के नाम से। इन्होंने अपनी पहली पोएम 10 साल की उम्र में अपनी माँ पर लिखी थी। 10 साल की उम्र में अपनी माँ पर लिखी थी। अब जब इन्होंने ये पोएम लिखी तो सोचा कि शाम को जब सभी डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे तो ये पोएम अपनी माँ को पढ़ करके सुनाएंगे। जब शाम हुई, ये रात को डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो इनके पिता ये पोएम पढ़ते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, पोएम तो अच्छी है पर तुमने कहाँ से नकल मारी। नेरूदा समझ जाते हैं कि उनके पिता को लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें साहित्य कविताओं से कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं उनका। ये स्कूल जाते हैं। स्कूल की जो प्रिंसिपल होती है गैब्रिएला मिस्ट्रेल, ये इनकी पहली लिटरेचर की गुरु होती हैं। यही इनको छंदों का ज्ञान देती हैं, कविता की परंपराओं से अवगत करवाती हैं, बिंबों के महत्व और भाषा की बारीकियों से वाकिफ़ करवाती हैं। 16 की उम्र में कविताएं पब्लिश होने लग जाती हैं इनकी। और ये एक तरफ तो घर में इनके पिता इनकी पोएम्स को पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि तुम ये करो, तुम वो करो, लिटरेचर में कुछ नहीं रखा, राइटिंग्स में कुछ नहीं रखा, अपना करियर बनाओ। लेकिन वहीं दूसरी ओर बाहर दुनिया में पेब्लो नेरूदा एक जानी मानी शख्सियत बन चुके थे। बच्चे बच्चे गलियों में इनके गाने गुनगुनाया करते थे। इनकी कविताएं 16 की उम्र में ही पब्लिश होने लग जाती हैं। एक कवि थे, चेक भाषा के एक जो लेखक हुआ करते थे, चेक लैंग्वेज के एक कवि थे, येन नेरूदा। तो क्योंकि इनके पिता जो हैं लिटरेचर को पसंद नहीं करते थे, वो नहीं चाहते थे कि इनका बेटा ऐसा काम करे, तो इन्होंने क्या किया कि पिता तो बदलेंगे नहीं, तो क्यों ना मैं अपना नाम ही बदल लूँ। तो इन्होंने स्पेनिश परंपरा के अनुसार अपना नाम पेब्लो रखा। और येन नेरूदा के सरनेम को इन्होंने अपने सरनेम के रूप में यूज़ किया।
और ये जो पैब्लो नेरूदा नाम है यही इनका आने वाला नाम था और यही इसी नाम से ये सबसे ज़्यादा मशहूर हुए। जबकि गैब्रिएला मिस्त्राल जबकि रिकार्डो एरियस और नाफ्ताली रेयस बोसवाल्टो यह नाम कहीं पन्नों में गुम हो गया था। इनके कॉलेज में इनको एक लड़की से प्रेम हो जाता है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, या वो एक थी या एक से ज़्यादा थी। लेकिन इनकी कविताओं में और कई बार इन्होंने इशारों में बताया है, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता। 20 साल की उम्र आते आते 1924 में इन्होंने एक पोएम लिखी, 20 लव पोएम्स, 20 love poems and a song of despair and a song of despair, 20 love poems and a song of despair। ये कविता नेरूदा की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कविता थी, 20 love poems and a song of despair। 20 प्रेम कविताएं और निराशा का एक गीत। जब ये पोएम पब्लिश हुई तो नेरूदा पूरे स्पेन में फेमस हो चुके थे। बच्चा बच्चा इनके गीतों को गिटार गाते हुए गुनगुनाता था। गलियों में, चौराहों पर ये बहुत फेमस हो चुके थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इनके पास भी इतनी गरीबी होगी कि इनके पास खाने के और किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होंगे। एक दिन जब नेरूदा के पास चप्पलें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो ये पैदल ही नंगे पैर ही निकल चुके थे। लेकिन स्पेन में या चिली में आर्ट्स के जो क्षेत्र में होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उन्हें एक पद दिया जाता है। तो इन्हें जो है एक रंगून में एक वाइस चांसलर का पद दिया गया, वाइस काउंसलर का तो इनको बुलाया गया। इन्होंने अच्छी थोड़ी बहुत तनख्वाह तो थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, लेकिन गुजारा हो जाता था। लेकिन ये किताबें अब आराम से खरीद पाते थे। इन्होंने चिली से रंगून जाने का जो सफ़र था वो सबसे दूर वाला तय किया। सबसे पहले ये यूरोप गए, यूरोप से पेरिस गए, पेरिस इनको पसंद आता नहीं है। फिर ये स्पेन जाते हैं, फिर स्पेन से संघाई, जहाँ चाइनीज़ लुटेरों ने इन्हें लूट लिया। इन्हें बहुत दिक्कत होती है और इन्हीं दिक्कतों से फिर क्या करते हैं कि रंगून खबर भिजवाते हैं, वहाँ से पैसे मंगाते हैं और फिर ये रंगून पहुँचते हैं। रंगून से इनका तबादला श्रीलंका हो जाता है। ये श्रीलंका आ जाते हैं, श्रीलंका में सीलोन से होते हुए फिर ये इंडिया आते हैं और इंडिया में ये उस समय के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से मिलते हैं। 1929 में एक सम्मेलन हुआ था, मुझे याद नहीं है कौन सा सम्मेलन है कांग्रेस का, लेकिन उस सम्मेलन में ये गांधी से मिलते हैं, जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं। और जिस शख्सियत से ये सबसे ज़्यादा पूरे भारत में अगर किसी से प्रभावित होते हैं तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र के बोस से ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, उनके कार्यों से, उनके लेखनों से, सबसे। इनका एक फ्रेंड हुआ करता था लोरका नाम का। तो जब पैब्लो नेरूदा पर राजनीतिक दबाव आने लगा तो ये छुपते छुपाते उसी तरह से रहने लगे जैसे सुभाष चंद्र बोस रहते थे। कभी दो देशों के बॉर्डर पर रहना, नाम बदल कर छुपना, वैसे ही रहा करते थे। तो इनका जो दोस्त था लोरका, तो स्पेन में गृह युद्ध छिड़ चुका था और स्पेन में जो गृह युद्ध छिड़ा था तो स्पेन की जो सियासी ताकतें थी उन्होंने लोरका को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि लोरका से उनका कितना घनिष्ठ संबंध था। और जब लोरका को उन ताकतों ने, उन लोगों ने अरेस्ट कर लिया तो नेरूदा ने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तो लोरका उन्हें बताते हैं, जो
जिन लोगों ने लोरका को अरेस्ट किया था वो बताते हैं कि स्पेन के पूरे विद्रोहियों ने मिलकर हमारा इतना नुकसान नहीं किया है जितने कि लोरका की कविताओं ने हमारा। जब लोरका थे ये इतनी ऐसी कविताएं लिखते थे कि इनकी कविताओं को सुन कर के बच्चा बच्चा लड़ने को उतारू हो जाए। एक महान कवि लोरका जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, इनको अरेस्ट करने के 2 दिन बाद ही इनकी हत्या कर दी जाती है। इससे बहुत ही बड़ा सदमा लगता है पेब्लो नेरुदा के जीवन पर। जो कवि यानी कि पेब्लो नेरुदा थे, फूलों कलियों की बात किया करते थे, प्रेम की बातें किया करते थे, वो अब अपने कौशल को बदल चुके थे, अपने राइटिंग स्किल्स को बदल चुके थे, अपने विचारों को बदल चुके थे। ये एक बार कहते हैं कि मैं कैसे फूलों और सुगंधों की बात करूं जब मैं देख रहा हूं कि स्पेन की गलियों में मासूमों का रक्त बह रहा है। इन्होंने कहा है कि कविताएं प्रतिरोध का औजार होती हैं। स्पेन हिस्ट्री में इस युद्ध को यानी कि जो गृह युद्ध हुआ था इसको कविताओं का युद्ध भी कहा गया था, या फिर कवियों द्वारा लड़ा गया युद्ध भी कहा जाते हैं। फिर ये शांति संदेश लेकर भारत फिर से जब दोबारा आते हैं तो ये दुखी होकर लौटते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के ये समर्थक भी थे और ये भारत को कई बार समर्थन करते थे, भारत के सेनानियों का समर्थन करते थे, अपनी कविताओं में उनका जिक्र भी करते थे। लेकिन जब ये दोबारा आते हैं भारत, तो भारत तब तक आज़ाद हो चुका था, और जब ये भारत आते हैं तो एयरपोर्ट पर इनके सामान को चेक किया जाता है। तो ये बहुत ही शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि ये जल्दबाजी में अपना सामान जो है ठीक से पैक नहीं कर पाते हैं। तो इनकी जूतों पर जो मिट्टी लगी होती है ये अखबार में लपेट कर उनको रख लेते हैं। अपने कपड़ों को बिना घड़ी किए हुए सभी को ले आते हैं। इनके पूरे कपड़े उतार कर चेक किए जाते हैं, इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। इनको होटल में जब ठहरने के लिए कमरा नहीं मिलता तो इनको जो अधिकारी होते हैं वो रूम की व्यवस्था करवाते हैं। लेकिन जब अगले दिन ये जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि हम पहले भी मिले थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो थे इनसे ठीक से बर्ताव नहीं करते हैं। वो ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कि वो उन्हें पहले कभी मिले ही नहीं थे। लेकिन जब नेहरूदा उनसे मिल करके जा रहे होते हैं तब नेहरू जी कहते हैं कि मैं आपकी किसी प्रकार से मदद कर सकता हूं। तो नेहरूदा कहते हैं कि मेरा ताजमहल देखने का बहुत मन था, मैं पहले भी आया था तब भी देखना चाहता था लेकिन नहीं देख पाया, अगर इस बार देख पाऊँ तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो जब ये होटल पहुंचते हैं तो जो होटल का मैनेजर होता है वो इनको कहता है कि आपके लिए गाड़ी तैयार है, आप चलिए ताजमहल देखने के लिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेहरूदा के मन में एक घृणा पैदा हो चुकी थी। नेहरूदा कहते हैं कि मुझे इसी वक्त एयरपोर्ट पहुंचा दो, मुझे अभी के अभी निकलना है। अगर मुझे यूरोप के लिए कोई फ़्लाइट मिल जाएगी तो मैं अभी निकल जाऊंगा। ये अपने वक्त के सबसे महान कवि हुआ करते थे। तो आइए अब शुरू करते हैं अपनी पोएम कीपिंग क्वाइट। पेब्लो नेरूदा, इनको आप इंग्लिश में अगर इनका प्रोनाउंसिएशन देखें तो आप नेरूदा कह सकते हैं, लेकिन ये एक स्पेनिश पोइट हैं और तो हम स्पेनिश में ही इनका नाम लेंगे, पेब्लो नेरूदा। पेब्लो नेरूदा। शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। काउंट टू 12, ये 12 तक गिनने की बात कहते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लॉक होती है, जो घड़ी होती है, उसमें भी टाइम हमारा 12 तक ही होता है। एक ईयर में जो मंथ्स होते हैं वो भी 12 ही होते हैं। हालांकि वेस्टर्न परंपरा के अनुसार जो 13 होता है इसको अपशगुन माना जाता है, 30 नंबर को ही अपशगुन माना जाता है। लेकिन इसका इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हैं कि चलिए 12 तक काउंट करते हैं, एंड वी विल ऑल कीप। मैं आपको इस पोएम का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, पूरी की पूरी कहानी एक बार बता देता हूँ। तो ये कहते हैं कि आप शांत रहिए, आपके सारे काम जो आप कर रहे हैं उन सभी को बंद कर दीजिए और मन से सोचिए कि आप जो कर रहे हैं उससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो अभी के अभी आप अपने कामों को बंद कर दीजिए और सोचिए कि क्यों हम ये काम कर रहे हैं। बस इसी के बारे में ये कविता है।
और बाकी अंदर जो है हम देख लेते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। तो आओ 12 तक गिनती गिनते हैं एंड वी विल ऑल कीप स्टिल का, और हम कुछ भी नहीं करेंगे, केवल 12 तक गिनेंगे और शांत हो जाएंगे। शांत होने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल डेड की तरह हो जाओ। शांत होना मतलब थोड़ी देर के लिए शांत होना है, चुप होना है और सोच विचार करना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और पृथ्वी पर किसी जो भी भाषाएं विद्वान हैं उनमें से हम किसी पे भी किसी से कोई बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। चलिए थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। आर्म्स को आप भुजाएं भी कह सकते हैं और हथियार भी कह सकते हैं। अगर आप ये भी कह सकते हैं कि एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथों को ज़्यादा ना हिलाएं। लेकिन इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि जो युद्ध वगैरह चल रहे हैं उनमें जो हथियार हैं उन सभी को डाल दिया जाए और शांत हुआ जाए और 12 तक गिना जाए और सोच विचार किया जाए। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट। और ये एक बहुत ही रेयर सिचुएशन होगी। विदाउट रश, बिना किसी रश के, विदाउट एंजिन्स, बिना इंजिन्स के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, इस अचानक से आने वाली स्ट्रेंजनेस में। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, और जो फिशरमैन हैं वो कोल्ड सी यानी कि ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, अब और ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाएंगे वेल्स को। वेल्स जो मछली हैं उनको ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाएंगे और ना ही उन्हें घायल करेंगे, ना ही उन्हें मारेंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो लोग इकट्ठा करते हैं, साल्ट का मतलब यहाँ पर जो नमक से है, और जो लोग नमक को इकट्ठा करते हैं तो उनके हाथों में क्या है, ब्लड तक निकल आता है, उन्हें बहुत तकलीफ होती है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो देखेंगे अपने हाथों की ओर जिनमें चोट लगी हुई है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं ग्रीन वॉर्स की। ग्रीन वॉर्स का मतलब है कि आप एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जो वॉर क्रिएट किए हुए हैं, आप पेड़ों को काटते हैं, पहाड़ों को खोदते हैं, तो आप जो एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं ये उसके अगेंस्ट है कि लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा। अगर तुम जीत भी जाओगे प्रकृति से तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वॉर्स विद गैस, और जो गैस के साथ जो वॉर्स लड़ी जाती हैं, ये न्यूक्लियर वॉर्स वगैरह, जब ये पोएम लिख रहे थे तब तक न्यूक्लियर अटैक जापान पर अमेरिका कर चुके थे। वॉर्स विद फायर, आग से लड़े जाने वाले युद्ध जिनमें कुछ भी नहीं बचता। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री विद, और अगर आप जीत भी गए विद नो सर्वाइवर्स तो आपको पास कुछ भी नहीं बचेगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, तो चलिए वुड पुट ऑन, धारण करते हैं क्लीन क्लॉथ्स। क्लीन क्लॉथ्स को धारण करने का मतलब ये है कि चलिए अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करते हैं। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और चलिए शुरू करते हैं एक नए सिरे से ज़िंदगी को और साथ चलते हैं अपने भाइयों के साथ। इन द शेड, उनकी छाया में, डूइंग नथिंग, बिना कुछ किए। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, और जो कुछ भी मैं चाहता हूँ, नॉट बी कन्फ्यूज, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। विथ टोटल इनएक्टिविटी, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप कुछ भी करें उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, ज़िंदगी वही है जो आप जीते हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं नहीं चाहता कि आप, ट्रक का मतलब होता है कि आप कुछ भी करते रहें। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं चाहता हूँ कि मृत्यु से आपका कोई भी लेना देना ना हो। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सभी सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं। सिंगल माइंडेड का मतलब होता है कि केवल जो अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं है, केवल अपना स्वार्थ पहले देखते हैं। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग,
किस बारे में, कि हमारी जो जीवन है वही चलता रहे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और केवल एक बार के लिए कुड डू नथिंग, कुछ मत कीजिए, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, और यहाँ तक कि शायद ऐसा हो सकता है कि एक ह्यूज साइलेंस, एक पूरे संसार में जो है एक ह्यूज साइलेंस क्रिएट हो जाए, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और जो कि आपकी सैडनेस को इंटरप्ट करेगा, आपकी सैडनेस में बाधा डालेगा। अगर आप शांत होकर के सोचेंगे, अगर आप सैड हैं, उदास हैं, तो अगर आप इसमें इंटरप्ट डालेंगे, शांत होकर के सोचेंगे, तो वो भी दूर हो सकता है। और नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, और जो आप कभी खुद को नहीं समझ रहे थे उसे भी समझने लग जाएंगे। और थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और मृत्यु के डर से जो आप डरते हैं उससे भी आप डरना बंद कर देंगे। लेकिन क्या करिए, सबसे पहले आप सोचिए मन में, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, यहाँ तक कि द अर्थ जो है कैन टीच अस, हमें सिखा सकती है, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब क्या सिखाएगी, जब सब कुछ चुका होगा, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और इस सब के बावजूद एक जीवन, और इस सब के बाद भी जो मृत्यु है ये कैसे जीवित रहेगी, कैसे जीवित प्रतीत होगी। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, फिर से मैं अब 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप शांत रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। हालांकि ये पोएम जो है एक डीप मैसेज देती है, ये कहती है, इसका सीधा सा मतलब यही है कि ये बस ये पैब्लो नेरूदा जो हैं ये चाहते हैं कि आप शांत होकर के ठंडे दिमाग से सोचें कि आप जो कर रहे हैं उससे किसी को कोई हानि तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपको क्या ज़रूरत है वो करने की। अगर आप नहीं करेंगे तो किसी को आपसे हानि भी नहीं होगी। सीधी सी बात है कि आप संतुष्ट होना सीखिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में। अगर पोएम पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।